कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जिसके पास कोई समस्या ना हो, और इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा समस्या भी ना है जिसका समाधान ना हो। लेकिन लोग अपनी समस्या से जल्द निजात पाने के लिए कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, और उनकी एक छोटी सी भूल के कारण न जाने कितने लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। आज की जो कहानी है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देता है, बल्कि उसके बाद न जाने कितने और लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। वाकई में आज की जो कहानी आपको बताने वाले हैं, दरअसल ये कहीं ना कहीं आपको भी हैरान और परेशान करेगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना जो है उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा, और इसी आगरा का एक थाना पड़ता है सिकंदरा, और सिकंदरा थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पनवारी, और इसी पनवारी गांव का रहने वाला शिशुपाल सिंह, शिशुपाल जिनका उम्र करीब 38 वर्ष होता है। शिशुपाल की पत्नी का नाम होता है सीता देवी, और सीता उनका उम्र करीब करीब 35 वर्ष होती है। शिशुपाल के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी होती है। शिशुपाल जो खेती क्या करते हैं, साथ ही साथ वो लोगों को ब्याज पे पैसा देने का भी काम करते हैं। इसी कारण से शिशुपाल अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। लेकिन शिशुपाल के पास जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, वह कई गलत महिलाओं के साथ अवैध संबंध में आ जाते हैं। जब लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, इस कारण से उसके कई लोगों से दुश्मनी भी होती है। लेकिन एक दिन जब सीता को अपने पति की करतूत के बारे में पता चल जाता है, इस प्रकार से गुस्सा में आती है कि शादी के 18 साल बाद एक दिन अपने पति और 3 बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती। जब पत्नी छोड़कर चली जाती है तो शिशुपाल अपने बच्चों के साथ ही रहने लगता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 21 जुलाई 2020 की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास की। शिशुपाल अपने बच्चे को यह कह करके घर से निकलते हैं कि हम खेत जा रहे हैं पशुओं के लिए कुछ चारा लाने के लिए। लेकिन दोपहर तक जब शिशुपाल वापस घर नहीं आता है तो उसके बच्चे शिशुपाल के नंबर पे कॉल करते हैं, लेकिन अब शिशुपाल का नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। शिशुपाल के बच्चे अपने पिता की हर जगह पे तलाश करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शिशुपाल का कहीं कुछ भी अता पता नहीं चलता। धीरे धीरे करके वो करीब करीब 1 सप्ताह का समय बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी शिशुपाल वापस अपने घर नहीं लौटता है। जब 1 सप्ताह का समय बीत जाता है, शिशुपाल का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। आखिरकार 30 जुलाई 2020 को शिशुपाल का छोटा भाई नवल सिंह होता है, इसी सिकंदरा थाने में पहुंचता अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। अब जब गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी शिशुपाल को हर जगह पे ढूंढना तलाश करना शुरू कर देती है। लेकिन शिशुपाल के बारे में कुछ भी जब पता नहीं चलता है तो पुलिस शिशुपाल के गांव पहुंचती है और उसके बारे में गांव के लोगों से पूछताछ करती है। तब पुलिस को पता चलता है दरअसल शिशुपाल का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी चल रहा था। साथ ही साथ शिशुपाल का कई लोगों से दुश्मनी भी थी। इस बारे में जब पुलिस को पता चला और नवल सिंह से जब पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हारा भाई किसी और के साथ दुश्मनी था, इस पे नवल सिंह जवाब देता है कि साहब मेरे भाई का अगर एक दुश्मन होता तो मैं आपको बताता। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार शिशुपाल बिना अपने परिवार वालों को कुछ कहे आखिर कहाँ गया हो। लेकिन पुलिस को जब ये पता चलता है कि शिशुपाल का कई लोगों के साथ दुश्मनी था, पुलिस अब शिशुपाल के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। और जब चेक करती है कॉल डिटेल्स को, तो पता चलता है कि शिशुपाल जिस दिन 21 जुलाई 2020 को अपने घर से निकला था, करीब वो दिन के 10 बजे के आसपास, तो आखिरी बार एक नंबर पे कॉल किया था। जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है पुलिस, तो पता चलता है वो किसी सोहनवीर सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है, और कोई और नहीं होता है सोहनवीर, बल्कि शिशुपाल के ही गांव का रहने वाला सोहनवीर होता है, जिसका उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास उसका उम्र होता है। पुलिस को लगता है शायद सोहनवीर ही कुछ बता सकता है शिशुपाल के बारे में, इसीलिए पुलिस अब 12 अगस्त 2020 को अपने दलबल के साथ सोहनवीर के घर पे पहुंचती है और उसको अपने कब्जे में लेकर के थाने आ जाती है। फिर सोहनवीर से शिशुपाल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। अब सोहनवीर कहता है कि मेरे शिशुपाल से तो बातचीत तो हुआ था,
लेकिन आप यकीन मानिए मुझे नहीं पता कि शिशुपाल कहाँ गया था। लेकिन सोहनवीर से जब कई तरह का सवाल करता है, सोहनवीर जब पुलिस के सवालों का जवाब देता है, पुलिस को कहीं ना कहीं सोहनवीर के ऊपर ही शक हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब सोहनवीर के साथ दबाव देना शुरू कर देती है, सख्ती से पेश आ जाती है। जैसे ही दबाव सख्ती से पेश आती है, सोहनवीर जो अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। सोहनवीर पुलिस वालों को कहता है कि साहब 21 जुलाई 2020 को ही शिशुपाल की हत्या कर दिया गया। लेकिन सोहनवीर जब इस हत्या की पूरी कहानी को पुलिस वालों को कहता है, तो वाकई इसको सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। सोहनवीर जिसका पत्नी का नाम होता है चंचल, चंचल जिसका उम्र करीब करीब 32 वर्ष के आसपास होता है। सोहनवीर के टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी होती है। सोहनवीर जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे भी कमाता है, लेकिन सोहनवीर एक नंबर का शराबी था। जितना भी पैसा कमाता वो सारा पैसा शराब में ही फूंक देता था, जिसके कारण उसके घर की माली स्थिति काफी खराब होती है। इसीलिए सोहनवीर भी कई लोगों से जो कर्ज ले लेता है। सोहनवीर कर्जा लेकर के अपने घर का खर्च तो चला लेता है, लेकिन लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाता वो। इसी सिलसिले में एक दिन सोहनवीर शिशुपाल से भी कुछ पैसे कर्ज ले लेता है। अब कर्ज तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद शिशुपाल के घर के तरफ वो आना जाना ही बंद कर देता है। अब जब शिशुपाल से मुलाकात नहीं करता, उस समय जो दिया था पैसा वापस नहीं करता उस समय पे, तो एक दिन शिशुपाल जो है सोहनवीर से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे पहुंच जाता है। जाकर के जब दरवाजा खटखटाता है, उस समय सोहनवीर अपने घर के भीतर ही था। सोहनवीर यह समझ जाता है कि बाहर जो भी व्यक्ति खड़ा है जरूर कोई पैसा ही मांगने के लिए आया है। इसीलिए सोहनवीर अपनी पत्नी चंचल से कह देता है कि जाकर के दरवाजा खोलो, जो भी होगा उसको कह देना कि मेरे पति अभी घर पे नहीं है। इस तरह की बातें जब वो कहता है, या सुनकर के चंचल को काफी बुरा लगता है। जाकर के जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पे शिशुपाल खड़ा हुआ। अब शिशुपाल से जब पूछताछ करती है तो शिशुपाल कहता है कि तुम्हारा पति सोहनवीर कहाँ है। दरअसल पैसा लिया है, सोहनवीर ने कर्ज लिया है, लेकिन कर्ज वापस नहीं किया वो। इसमें चंचल कहते हैं कि मेरे पति अभी घर पे नहीं है, तुम किसी दूसरे दिन आ जाना। जैसे इस तरह की झूठ कहती है, शिशुपाल भी एकदम से गुस्से में तिलमिला जाता है। चंचल को डांटते हुए ये कहता है कि पैसा वापस लेना है, उसको कह देना कि वक्त पे मुझे पैसे दे दे, वरना उसके लिए ठीक तक नहीं होगा। इस तरह की धमकी जैसे देता है। चंचल जब घर के भीतर आते इसी बात को लेकर के दोनों पति पत्नी के बीच में काफी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लड़ाई झगड़े होते हैं, सोहनवीर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से उसी समय पिटाई कर देता है। शाम के समय जब वो घर पे आता है, फिर काफी नशे की हालत में हो जाता है। उसकी पत्नी की पिटाई के कारण उसके शरीर में काफी दर्द भी रहता है, लेकिन सोहनवीर अपनी पत्नी से कुछ पूछताछ तक नहीं करता, नशे की हालत में ही काफी गहरे नींद में वो सो जाता है। इधर चंचल को भी लगता है कि अब उसका गुजारा उसके पति के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि जितना भी वो पैसा कमा रहा था वो सारा पैसा वो करीब करीब शराब में ही फूंक देता था। चंचल अपने तमाम कोशिश करने के बाद सोहनवीर शराब छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। वादे के मुताबिक 4 दिन के बाद शिशुपाल जो है फिर से सोहनवीर के घर पे पहुंचता है, लेकिन उस दिन सोहनवीर अपने घर पे नहीं था। चंचल जैसे दरवाजा खोलती है, शिशुपाल को अपने घर के भीतर बुलाती है। अब दरअसल चंचल को यह लगता है कि शिशुपाल के पास काफी सारा पैसा है, इसीलिए चंचल अब अपने शरीर की नुमाइश शिशुपाल के सामने करती है। इधर शिशुपाल भी जब चंचल की खूबसूरती को देखता है, उसकी भी नीयत कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। जैसे घर के अंदर चंचल बुला के ले जाती है, शिशुपाल से मीठी मीठी थोड़ी बहुत बातें करती है, जिसको सुन करके शिशुपाल को भी काफी देर नहीं लगता समझने में कि चंचल चाह क्या रही है। दरअसल चंचल भी बात जान रही थी कि शिशुपाल का कई सारी महिलाओं के साथ अवैध संबंध पहले से चल रहा है। जैसे दोनों के बीच में बातचीत होती है, उसके बाद से शिशुपाल अक्सर अब सोहनवीर के घर पे जाना शुरू करता है। एक दिन जब फिर से सोहनवीर के घर पे वो जाता है, चंचल उसे अपने घर के भीतर ही नहीं बुलाती, बल्कि उस दिन दोनों के बीच में चंचल के घर के भीतर ही अवैध संबंध भी बनते हैं। जब चंचल की पहली बार शिशुपाल के साथ अवैध संबंध बनता है, इसी कारण से चंचल को भी काफी आनंद आता है। उसके बाद चंचल शिशुपाल की कहीं ना कहीं दीवानी हो जाती है। अक्सर जब उसके पति या बच्चे जब घर से बाहर होते हैं, तो शिशुपाल को कॉल करके अपने घर के भीतर बुला लेती है।
यह सिलसिला करीब दोनों के बीच पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन इस बात की जानकारी सोहनवीर को नहीं पता चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जो है आसपास के लोगों को जरूर पता चल जाता है। जैसे इस बात की जानकारी सोहनवीर को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी का शिशुपाल के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, इसी कारण से सोहनवीर इस प्रकार से गुस्से में आता है कि उसी दिन ही शिशुपाल को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। इसीलिए सोहनवीर अब शिशुपाल को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करता है और उसी घटना से करीब 2 से 3 दिन पहले शिशुपाल के नंबर पे कॉल करता है और कह देता है कि मैंने तुमसे जो भी कर्ज लिया था, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। इधर शिशुपाल भी सोहनवीर से पैसा लेने के लिए तैयार हो गया। जैसे पैसा लेने के लिए तैयार होता है, सोहनवीर इसी प्लान के तहत 21 जुलाई 2020 को करीब दिन के 10 बजे करीब शिशुपाल के नंबर पे कॉल करता है और उस समय शिशुपाल अपने खेतों में चारा लाने के लिए गया ही था। जैसे सोहनवीर उसके नंबर पर कॉल करता है, शिशुपाल भी सोहनवीर से मिलने के लिए तैयार था। सोहनवीर जो है शिशुपाल को मिलने के लिए एपीआई खंडहर के पास बुला लेता है। जैसे खंडहर के पास वो पहुंचता है, सोहनवीर अपने प्लान के तहत पहले से ही वहां पे शराब के बोतल लेकर के आया हुआ था। जाकर के जब सोहनवीर से मुलाकात करता है, सोहनवीर शिशुपाल से कहता है कि पैसे तो तुम्हें दे ही देंगे, चलो एक साथ बैठ करके आज थोड़ी सी दारू पी लेते हैं। शिशुपाल सोचता है कि आखिरकार जब शराब दारू फ्री में ही मिल रहा है तो पीने में क्या दिक्कत है, लेकिन सोहनवीर अपने प्लान के तहत पहले से ही उस दारू में जहर मिला करके लाया हुआ था। जैसे उस शराब को दारू को शिशुपाल पीता है, कुछ दिन के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। शिशुपाल की जब मौत होती है, उसके बाद से सोहनवीर शिशुपाल के डेड बॉडी जो लाश होता है उसको लेकर के बगल के नाले में गिरा देता है। उसके बाद से वापस अपने घर चल जाता है। अब वाकई में जब सोहन पूरी कहानी पुलिस वालों को कहता है, बताता है, उसी के कहने पे अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था कि देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।